सो हाय यंग माइंड्स, कैसे आप सभी। तो दोस्तों वेलकम टू द अकेट्स। तो दोस्तों आज की जो सेशन में बात होने वाली है वो होने वाली है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, कि न्यूटन जी ने अपने लॉज ऑफ मोशन में कहा क्या है और इन लॉज ऑफ मोशन को हम कैसे याद कर सकते हैं और बेसिकली बहुत ही सरल यानी कि ईजी लैंग्वेज में इन्हें समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, रोज हम देख रहे हैं कि कभी भी किसी बॉडी को चलाना है या रोकना है यानी कि उसमें मोशन लाना है या उस बॉडी को रेस्ट में लाना है यानी कि आपको रोकना है, तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मोशन का जो कॉज है, जो कारण है, वो फोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे कोई साइकिल आपके पास है तो जब तक आप उस पर पैडल नहीं लगाएंगे वो नहीं चलेगी। या फिर अगर आपको पैडल लगाने नहीं आते यानी कि साइकिल चलानी नहीं आती तो आप उसे धक्का दे के लेके जाओगे। यानी कि इन टोटल और शॉर्ट में मैं बात करूं तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी मूव करने वाली है। तो इन अवर कॉमन एक्सपीरियंस that a force is applied on an object to produce motion in it, यानी कि मोशन करने के लिए भाई क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। एग्जाम्पल, आपके सामने कोई बुक पड़ी है, टेबल पे ही पड़ी रहेगी, आपको उसको चलाना है या इधर उधर डिस्प्लेस करना है यानी कि इधर से उधर उस बॉडी को रखना है, तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स, आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे टू मूव अ साइकिल, जब आपको एक साइकिल चलानी है तो द साइक्लिस्ट हैज टू अप्लाई द फोर्स ऑन द पैडल। तो साइक्लिस्ट को क्या करना पड़ेगा, पैडल के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे वो साइकिल चलेगी। चलिए ठीक है सर, अगर हमें कार चलानी है तो कार चलाते वक्त तो हम कोई फोर्स नहीं लगाते, बिल्कुल, पर आपका जो इंजन है वो तो वर्क कर रहा है। यानी कि जब हम कार चला रहे हैं तो जो इंजन है वो क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कि कार चल सके। उसी प्रकार से दोस्तों, जब एक हॉर्स कार्ट होती है, एक घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा बेचारा क्या करता है, पूरी मसल से स्ट्रेच करके उस पूरी की पूरी कार्ट को लेके चलता है। यानी कि आप यहां पर सब में एग्जांपल में देख रहे हैं कि जब भी आपको बॉडी को मूव कराना है, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या देखा, टू मूव अ बोट अहेड, जैसे आपने देखा होगा नाव चलाते वक्त भी हमें ओर देनी पड़ती है, जिससे कि जो ये ओर होती है, जैसे हम चप्पू कहते हैं ना, चापू चलाना पड़ता है, तो इस ओर से होता क्या है, पानी को पीछे धकेला जाता है जिससे पानी आपको आगे धकेलेगा। इन टोटल फोर्स आपको अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपको मोशन करना है तो फोर्स तो आपको अप्लाई करना ही होगा। तो ये तो एक बेसिक सा आइडिया था कि आप मोशन कैसे लेके आओगे, किसी बॉडी को कैसे चलाओगे, किसी बॉडी को कैसे मूव करोगे, तो फोर्स लगा के मूव करोगे। अब दोस्तों इसका आइडिया हुआ क्या, तो देखो, गैलीलियो जी से पहले कुछ साइंटिस्ट थे और वो ये सोच रहे थे कि जब तक फोर्स किसी बॉडी पर लगाया जा रहा है तब तक वो बॉडी चलती जा रही है। जैसे ही आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे, बॉडी का मोशन भी बंद हो जाएगा। गैलीलियो जी से पहले कुछ साइंटिस्ट थे और वो ये सोच रहे थे कि अगर कोई बॉडी को आपको चलाते रहना है तो आपको उस पर कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करते रहना है। अगर आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो वो बॉडी भी रुक जाएगी। ये थी गैलीलियो जी से पहले के साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन। जैसे बिफोर गैलीलियो द साइंटिस्ट वर ऑफ व्यू दैट अ बॉडी रिमेन्स इन मोशन सो लॉन्ग एज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू प्रोड्यूस द मोशन रिमेन प्रेजेंट। जब तक बॉडी पर फोर्स लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, बॉडी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। आपने फोर्स लगाना कर दिया बंद, बॉडी रुक जाएगी। तो गैलीलियो जी से पहले साइंटिस्ट का व्यूज ये था। This view was based on the observation that the motion of body ceases when the force is withdrawn from it। तो यहां से ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर आपने फोर्स हटा दिया तो बॉडी रुक जाएगी। मतलब बॉडी कब तक चल रही है, जब तक आप फोर्स लगाते जा रहे हो। इनका एग्जाम्पल भी था कि साइकिल आपकी जो मूव करती है तब तक मूव करती है जब तक आप उस पर पैडल लगाते हो। आप पैडल लगाना बंद कर दो, बॉडी रुक जाएगी। बात तो सही थी, सोच भी सही थी कि आप पैडल लगा रहे हो साइकिल में, तो जब तक आप पैडल लगा रहे हो तब तक साइकिल चल रही है। आपने पैडल लगाना बंद किया, आपकी साइकिल रुक गई। अगर हम गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो हमारी कार भी रुक जाएगी। यानी कि इंजन जब तक कार पर फोर्स लगा रहा है तब तक कार चलती जा रही है। जैसे ही इंजन ने बोला नहीं, अब हम फोर्स नहीं लगाएंगे, इंजन बंद, कार का चलना भी बंद।
तो बिफोर गैलीलियो ये ऑब्जर्वेशन मानी जा रही थी कि जब तक फोर्स लग रहा है तब तक बॉडी चल रही है, फोर्स लगना बंद, बॉडी भी रुक जाएगी, यानी कि फोर्स हटा दिया तो बॉडी अब रुक गई। लेकिन गैलीलियो जी इस बात से खुश नहीं थे, तो गैलीलियो जी ने ये ऑब्जर्वेशन और ये व्यू अप्रूव नहीं किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से पाया कि नो फोर्स इज नीडेड टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि अगर आप फोर्स हटा भी दोगे तब भी बॉडी चलती जाएगी। क्या कह रहे हैं गैलीलियो जी? गैलीलियो जी कह रहे हैं कि भैया आप कह रहे थे कि फोर्स हटा दो तो बॉडी रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप फोर्स हटा भी दोगे ना तो ये बॉडी चलती जाएगी। उन्होंने क्या देखा? देखो, इफ अ बॉडी इज सेट इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मोशन में आ चुकी है, फ्लो चल रहा है, बॉडी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो वो इट विल रिमेन इन मोशन, ये मोशन में ही रहेगी। अगर आप उसके ऊपर से फोर्स हटा भी देंगे, यानी कि आप अप्लाइड फोर्स हटा भी देंगे। आपको ये रट्टा नहीं मानना है, इसलिए मैं आपको सीधे अपने इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं। गैलीलियो जी ने क्या कहा कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने फोर्स हटा दिया तो बॉडी रुक जाएगी, आप फोर्स हटा दो बॉडी तब भी चलती जाएगी। ये गैलीलियो जी की एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन थी। बस इतना ध्यान में रखना कि कोई दूसरा फोर्स जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि कोई दूसरा फोर्स अगर उस बॉडी पे नहीं लग रहा, अगर बॉडी चलती जा रही है और उसके अपोजिंग कोई फोर्स नहीं लगा, तो आप अपना फोर्स हटा भी दो भाई, ये बॉडी चलती जाएगी। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा साइकिल का, है ना? साइकिल का एग्जांपल सभी ने देखा है। साइकिल में आप पैडल लगाते हो, पैडल लगाना बंद कर देते हो, पर साइकिल थोड़ी देर तक तो चलती है। अगर वही साइकिल एक स्मूथ सरफेस पे ले आते, एकदम स्मूथ सरफेस पे, जहां पर फ्रिक्शन कितना होता, 0, तो ये साइकिल चलती ही जाती, चलती ही जाती, चलती ही जाती। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझना। गैलीलियो जी ने कहा कि आप फोर्स हटा भी दोगे तो बॉडी चलती जाएगी, बस कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स या ऐसा कोई अपोजिंग फोर्स है तो आपकी बॉडी किसी पॉइंट आउट में आके रुक जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप साइकिल में पैडल मार रहे हो या साइकिल में पैडलिंग कर रहे हो और साइकिल के पैडल आप रोक देते हो माने, तो साइकिल के एकदम से रुक जाती नहीं, थोड़ी सी दूर चलती है। वो थोड़ी सी दूर चली गई बिना पैडल मारे, यानी कि फोर्स तो आपने हटा दिया लेकिन साइकिल चलती जा रही है। अगर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो ये साइकिल चलती जाती, पर क्योंकि टायर और जमीन के बीच है फ्रिक्शनल फोर्स तो ये साइकिल रुक रही है। यानी कि गैलीलियो जी के स्टेटमेंट क्या था? अगर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है तो आप अपना फोर्स हटा दो, ये बॉडी मोशन कर रही है तो करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। अब यही आइडिया न्यूटन जी ने उठाया और न्यूटन जी ने यही ऑब्जर्वेशन को किसके फॉर्म में बता दिया? लॉ में। तो गैलीलियो जी के ने लॉ नहीं दिया था, गैलीलियो जी ने क्या दिया था? एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंटल सोच थी कि फोर्स हटा दो तब भी तो ये बॉडी चलती जा रही है, बस कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए। और इन ऑब्जर्वेशन को एक लॉज की फॉर्म में किसने पिरोया? न्यूटन जी ने। तो इसके कारण यहां से डेवलप हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन और न्यूटन ने उसे क्या बदल दिया? लॉ में बदल दिया। तो क्या है न्यूटन का पहला लॉ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, पड़ी हुई है, रुकी हुई है एकदम, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे हम आपके आगे किताब रख देते हैं तो वो किताब जो आपके सामने है या जो बुक आपके सामने है वो वहीं की वहीं पे रहेगी। समय बदलता जाएगा, दिन बदलते जाएंगे, साल बदलते जाएंगे, वो किताब नहीं उठाते आप, है ना? तो वो जो बुक है आपके आगे वो वहीं की वहीं पे रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो बुक मूव करने लगेगी या फिर बुक अपनी जगह छोड़ देगी। तो अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट की रेस्ट में रहेगी। एंड इफ द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, कि कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ मोशन में है यानी कि चलती जा रही है, तो इट विल बी इन द रिमेन इन दैट डायरेक्शन एंड दैट स्पीड, यानी कि वो उसी मोशन में, उसी स्पीड के साथ, उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी जब तक आप कोई बाहरी यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होना चाहिए,
तो बॉडी मोशन करती ही रहेगी, चाहे आप फोर्स हटा भी दो। तो गैलीलियो जी की जो ऑब्जर्वेशन थी वही चीज न्यूटन जी ने किस में बदल दी, लॉ में बदल दी। तो पहला जो लॉ है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द गैलीलियो ऑब्जर्वेशन, कि गैलीलियो जी ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि भैया आप फोर्स हटा भी दोगे, बस फ्रिक्शन फोर्स नहीं होना चाहिए, ये बॉडी चलती जाएगी। तो न्यूटन जी ने यही बोला, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी जब तक कोई फोर्स उसको रोकने के लिए ना आ जाए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, और यहां से दो चीजें आती भी हैं। एक आता है डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया क्या है, और दूसरी चीज आती है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कौन से लॉ से दी जाती है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से दी जाती है। यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलती है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, अब बहुत सारे लोग इसमें परेशान है कि सर इनर्शिया समझ में नहीं आता। तो इनर्शिया को अब हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक बॉडी को बीमारी हो गई, बॉडी को बीमारी हो गई। बॉडी कहती है मैं रेस्ट में ही रहना चाहती हूं, मैं चलना नहीं चाहती, बस मुझे पड़े रहने दो। अब एक बॉडी को ऐसी बीमारी होगी जो चलती जा रही है, वो रुक नहीं रही। एक बॉडी को कैसी बीमारी हो गई है, रेस्ट में रहने की, कि बस मैं रेस्ट में रहूंगी, मैं चलना नहीं चाहती। कौन सी बीमारी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने की बीमारी है। एक बॉडी को बीमारी हो गई कि बस मैं रुकूंगी नहीं, मैं चलती ही रहूंगी, चलती ही रहूंगी, चलती ही रहूंगी। यानी कि इनर्शिया, पेपर में एग्जाम में इनर्शिया को बीमारी मत लिख के आ जाना, लेकिन बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी हो गई बॉडी की कि बॉडी कह रही है कि मैं जिस स्टेट में हूं मुझे उसमें ही छोड़ दो, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। इनर्शिया क्या कहता है, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो, मैं जिस स्टेट में हूं मुझे उसी स्टेट पे रहने दो। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मुझे रेस्ट में रहने दो, मैं रेस्ट में रहना पसंद करती हूं। अगर मैं मोशन कर रही हूं तो मुझे मोशन में रहने दो, मैं मोशन में रहना पसंद करती हूं। यानी कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। अपने आप से अपनी स्टेट वो बॉडी नहीं बदल सकती। क्यों? क्योंकि इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या कह रहा है, एक ऐसी बीमारी जिससे बॉडी अपने आप उस स्टेट को नहीं बदल सकती। तो क्या किया जाए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा सेम स्पीड से उसी डायरेक्शन में जब तक फोर्स ना लगे। यानी कि अगर आपको इनर्शिया का व्रत तोड़ना है, अगर आपको इनर्शिया की बीमारी को ठीक करना है, तो उसकी दवाई है फोर्स। यानी कि मैं अपनी स्थिति में रहना चाहता हूं, मुझे मत परेशान करो, मैं रेस्ट में रहना चाहता हूं, ठीक है, लगाओ फोर्स, चल मोशन में। यानी कि बॉडी अपनी बीमारी यानी कि इनर्शिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, पर हमने उस पर फोर्स लगाया और वो चल पड़ी। बॉडी मोशन ही कर रही है, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुकूंगी, अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है, रुक तो जा। यानी कि हम क्या लगाएंगे, एक फोर्स लगाएंगे जिससे वो अपनी मोशन वाली बीमारी को तोड़ दे। यानी कि किसी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन या रेस्ट में बॉडी रहना चाहती है, रेस्ट को नहीं छोड़ना चाहती, उसको हम क्या कह रहे हैं, इनर्शिया। और उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए यानी कि उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। तो दोस्तों इनर्शिया को हटाने के लिए या बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है उसे मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स लाना पड़ेगा। तो इनर्शिया क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही। तो डेफिनेशन क्या है इनर्शिया की, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नाइदर चेंजेस इट्स स्टेट नॉर इट टेंड्स टू चेंज द स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जिससे वो खुद ब खुद ना तो अपनी स्टेट को छोड़ रही है, कह रही नहीं मैं वैसे की वैसा ही रहना पसंद करती हूं, और ना कोशिश कर रही है कि मैं छोड़ूं। अब इस
इनर्शिया के जो व्रत को तोड़ना है, यानी कि फास्ट तोड़ना है, क्योंकि इनर्शिया तो ले लिया भैया, अब तो मैं रेस्ट में रहूंगी, कुछ भी कर लो मैं रेस्ट में रहूंगी, तो क्या करो, इसका व्रत तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल टॉप विल रिमेन प्लेस्ड इन इट्स प्लेस अनलेस इट इज डिस्प्लेस्ड। तो आपके सामने कोई बुक है, वो अपने टेबल पे तब तक ही रहेगी, तब तक पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी, पड़ी रहेगी, जब तक आप एक बार तो उसे खोल लो, है ना। तो उसे जब आप बुक को डिस्प्लेस करेंगे तभी वो बुक अपनी पोजीशन चेंज करेगी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है? तो फोर्स एक ऐसा कॉज है, एक कारण है जो बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। बोलो बात समझ में आई? स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि इनर्शिया, मेरे को ऐसी बीमारी है, मैं इनर्शिया में रहूंगा, मैं रेस्ट में रहूंगा। मुझे कैसी बीमारी, मैं बस मोशन चलता रहूंगा, मोशन करता रहूंगा, मोशन करता रहूंगा। तो फोर्स एक ऐसा कॉज प्रोड्यूस करेगा जिससे वो बॉडी अपनी रेस्ट को छोड़ देगी या अपने मोशन को छोड़ देगी। तो बॉडी ने अपनी कौन सी पोजीशन छोड़ दी? रेस्ट में रहने की, कि नहीं अब मैं रेस्ट में नहीं रह सकती क्योंकि मैंने दवाई खा ली है और वो दवाई का नाम है फोर्स, तो अब मुझे मोशन में आना होगा। नहीं, मैं मोशन में नहीं रह सकती क्योंकि अब मैंने दवाई खा ली है, यानी कि मुझ पर फोर्स लग चुका है, तो अब मैं रेस्ट में आ जाऊंगी। यानी कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिससे आप किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? अब आपके सामने वो बुक थी, तो वो तो वहीं की वहीं पर थी। आप 1 साल 2 साल 5 साल बाद आओ तो टेबल के ऊपर ही रहेगी, लेकिन अगर आप उस पर फोर्स लगा दो तो वो टेबल से एक कोने से दूसरे कोने पे चली गई। यानी कि आपने जब उस पर पुश किया, जब आपने उस पर धक्का दिया, तो क्या हुआ? वो बुक जो एक पॉइंट पे थी वो अब दूसरे पॉइंट पे आ गई। यानी कि जब आप फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी जो रेस्ट में थी, यानी कि जो बुक रेस्ट में थी, अब उसकी स्टेट आपने चेंज कर दी। सेम टू सेम साइकिल चला रहा है कोई, पीछे से मैं खींच देता हूं, फोर्स लगा देता हूं तो वो रुक जाएगा। कहने का मतलब क्या है? फोर्स से आप किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकते हो। बात करते हैं अब सेकेंड लॉ की तरफ। आई होप फर्स्ट लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड लॉ की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करना है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? अगर मैं बात करूं तो जब कोई मास मोशन में हो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। यानी कि मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? मास इन मोशन। जैसे मैं एक छोटा सा पत्थर हवा में फेंक दूं तो वो मास है और हवा में जा रहा है किसी वेलोसिटी से, मोशन मतलब वेलोसिटी से, तो उसके पास कुछ मोमेंटम है जिसको हम फ्लो बोलते हैं कि अरे यार मेरा मोमेंटम टूट गया। बहुत तेज से मैंने ये बॉल फेंकी तो वो तेज से लगी भी, यानी कि मास इन मोशन। जब भी कोई मास मोशन में होगा तो मोमेंटम होगा। और हमने मोमेंटम को कैसे पढ़ा है? हमने मोमेंटम को पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं दोस्तों। किससे? P से। तो P इक्वल्स टू बन जाएगा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा P इक्वल्स टू M इंटू V। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो मास की यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। नाउ ये था मोमेंटम। थोड़ा सा इस पे फील करते हैं किसी बात को। मान लो ये कोई बॉडी है जो m मास की है और किसी u वेलोसिटी से चल रही है। जस्ट एग्जांपल मुझे समझ लो, मैं m मास की बॉडी हूं और u वेलोसिटी से चल रहा हूं। कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकंड से मैं चल रहा हूं। तो दोस्तों जब तक फोर्स नहीं लगेगा क्या मेरी स्पीड बढ़ेगी? इमेजिन करो। यानी कि मुझे फोर्स लगेगा तभी तो मेरी स्पीड क्या होगी? चेंज होगी, क्योंकि फोर्स का एक कॉज होता है कि वो किसी स्पीड को चेंज भी कर सकता है। मुझ पे फोर्स लगा, मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई। देखो जरा इमेजिन करना, मैं चल रहा हूं, m मास u वेलोसिटी से चल रही है, किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? थोड़ी तेज हो गई। तो यानी कि मुझे किसी ने धक्का दिया, यानी कि फोर्स अप्लाई किया, और बहुत ही छोटे समय के अंदर इस m मास की वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पहला जो मोमेंटम था, यानी कि इनिशियली जो मोमेंटम था वो था m इंटू यू, और फोर्स लगने के कारण सर आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसलिए जो फाइनल मोमेंटम हुआ वो बन गया mv। तो अगर आपसे पूछूं कि ये मोमेंटम चेंज क्यों हुआ भाई, तो आप बोलोगे ये फोर्स लगा, यानी कि फोर्स लगने से मोमेंटम भी चेंज होता है। फोर्स लगने से मोमेंटम भी चेंज होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं चेंज इन मोमेंटम, किसकी बात करूं, चेंज इन मोमेंटम, तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। भाई चेंज का मतलब क्या होता है, अभी मैं 10 पे था अब मैं 50 पे हो गया, बदलाव, बदल गए हो तुम। चेंज यानी कि मेरे पास अभी स्पीड थी 10 की और अब स्पीड हो गई 50 की, तो कितना चेंज आ गया, 40 का। आपके पास 100 रुपीज थे, मैंने आपको 100 और दे दिए, तो कितना आ गया, आप पे 100 और आ गए। मान लो आप पे 500 रुपीज थे, आप मार्केट जाके 200 का सामान लेके आते हो, तो कितना का चेंज आ गया, 300 का, क्योंकि 200 का तो सामान ले आए। भाई 500 रुपए थे, 200 का सामान ले आए, तो 300 ही तो बचे, तो थे इतने, बचे इतने, इन दोनों को भी माइनस करोगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा कि कितने का चेंज हो गया। तो दोस्तों यही बात आपको याद रखनी है कि चेंज का मतलब होता है कितना बदल गया। तो डेल्टा पी मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है mv, इनिशियल मोमेंटम है mu, इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा और थ्योरेटिकली लिखूं तो m को कॉमन लेके v माइनस यू हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल एक्सपेंशन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ओनली चेंज इन मोमेंटम। अब ये मोमेंटम में चेंज क्या दोस्तों अपने आप आया है, नहीं भाई, क्यों आएगा, मैं तो नहीं चल रहा था तेज, मैं तो नहीं लगाना चाह रहा था कि मेरी स्पीड बढ़े, वो तो मुझ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, मैं बढ़ गया, मेरी स्पीड बढ़ गई, पहले u थी v हो गई। कितने समय में हुई है, डेल्टा टी पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, तो जब भी रेट वर्ड आएगा ना तो आपको क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग देखना है। तो आप बोलोगे सर चेंज इन मोमेंटम कितने समय पे हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस मोमेंटम में चेंज कितने टाइम में हुआ। और दोस्तों ये जो भी मोमेंटम में चेंज हुआ है क्या खुद ब खुद हुआ है, नहीं, ये फोर्स लगने से हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, या उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। फोर्स लगने से मोमेंटम बदला, अपने आप नहीं बदल रहा था मैं अपनी वेलोसिटी, फोर्स लगा तो बढ़ा, फोर्स लग के थोड़ा टाइम तो लगा ही होगा, तो फोर्स लगने से ही मोमेंटम में चेंज आता है। और यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम जनरली 1 लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, जो फोर्स आ गया वो आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके कारण आता है, फोर्स के कारण। अगर मैं यहां पर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लिखूं तो हमने पीछे से लिखा था mv माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। और दोस्तों आप अगर गौर करें तो m को बाहर तो रख ही रखा है, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा v लिखते हैं, डेल्टा टी। और एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन है कि वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो f बराबर आ जाएगा, एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेकेंड लॉ। दिस इज कंक्लूजन, सेकेंड लॉ हमारा f इज इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होता है। सो यही हमारा न्यूटन जी का सेकेंड लॉ है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाई, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। आपने हल्का धक्का दिया, बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, तो मैं बहुत तेजी से स्पीड मेरी चेंज हो जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मेरा मोमेंटम बदल जाएगा।
और मोमेंटम का जो चेंज होता है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे। आप जिधर फोर्स लगाओगे तो बॉडी उधर ही तो मूव करेगी ना। ऐसा तो नहीं है मैं फोर्स इधर लगाऊंगा बॉडी इधर आ गई, भाग जाओगे, बोलो चुड़ैल ने धक्का लगा लिया उधर से। तो आप फोर्स यहां से लगाओगे इधर से फोर्स, तो डायरेक्शन भी मोमेंटम की चेंज की वही होगी। एंड दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका कंक्लूजन भी मैंने आपको बता दिया कि F बराबर ma होता है ना। दोस्तों यहां से ना एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि अगर टाइम की वैल्यू बढ़ा दी जाए, देखो जरा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन देखो कहां पे यूज होगा। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए तो फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा, जिसलिए एग्जाम्पल आपको याद रखना है, while catching a ball a cricketer withdraws his hand along with the ball। देखा होगा आपने कैच पकड़ते वक्त क्रिकेटर हाथ पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं। क्यों खींच रहे हैं पीछे की ओर, ऐसे क्यों नहीं कर दिया कैच पकड़ते हुए? बॉल आ रही थी यूं हाथ क्यों नहीं बढ़ा दिया, बॉल आई थी हाथ नीचे किया पीछे की तरफ। क्यों? ऐसा करने से क्या हुआ, टाइम बढ़ा दिया, थोड़ा सा टाइम बढ़ा, बॉल ने यहां पकड़ना था अब बॉल को यहां पकड़ा, तो थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हुआ, जिससे फोर्स उनके हाथों में कम लगेगा और उनके हाथों में चोट कम लगेगी, लेस चांसेस ऑफ इंजरी। सेम टू सेम शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स। हमारी गाड़ियों में शॉकर होता है। शॉकर यानी कि शॉक एब्जॉर्बर्स। एक स्प्रिंग होती है, तो जब बोलते हैं ना गड्ढे में चले गए, यार तेरी गाड़ी के शॉकर बड़े खराब हो गए हैं, इसने मेरी कमर तोड़ दी, क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह है कि ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, जब आप किसी रास्ते में किसी गड्ढे में गाड़ी जाती है तो ये दब जाते हैं, यानी कि ये कंप्रेस हो जाता है। तो दोस्तों डायरेक्ट जो फोर्स कमर में आना था वो कहां चला गया, इसे कंप्रेस करने में। अब ये बहुत ही आराम से क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे, और वो फोर्स आपकी कमर में जो एकदम से आना था वो अब जितना टाइम ये एक्सपेंड होने में लगाएगा उतना कम इफेक्ट के साथ फोर्स आपकी कमर की तरफ आएगा। इसलिए शॉक एब्जॉर्बर्स यानी कि शॉकर्स जो हमारी गाड़ियों में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्रेस होते हैं एंड देन उस फोर्स को धीरे 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 रिलीज करते हैं, जिससे कि टाइम पीरियड बढ़ जाए और उस फोर्स का इंपैक्ट हमारी कमर में ना लगे या कम लगे। सो दोस्तों ये था सेकंड लॉ की बात करते हैं थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ को समझने से पहले एक छोटी सी बात, हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखा, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ देखा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बता रहा था, इनर्शिया बता रहा था, फोर्स कैसे होता है क्या होता है ये बता रहा था। सेकंड लॉ ने हमें बताया फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, F इक्वल टू ma होगा, ये सारी चीज हमें बताई। बट सेकंड लॉ ने और फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया फोर्स लगता कैसे है। तो लगता कैसे है वो कौन बताएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डू नॉट एक्सप्लेन हाउ डज द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी बॉडी पर कैसे एक्ट करता है ये हमें नहीं बताते फर्स्ट और सेकंड लॉ। तो इसके लिए हमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ चाहिए। तो दिस इज एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सभी को पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। अब इसको कैसे समझा जाए सर, इसका कोई एग्जांपल बताओ। तो देखिए आपके टेबल पे कोई बुक है, तो आप उस बुक को अपने हाथ पे उठाओ तो आपको बुक भारी दिखेगी। बहुत बड़ी बुक उठा लो, 3 4 5 बुक उठा लो, आपको बुक भारी दिखेगी। आप ऐसे पकड़ोगे, उनको पकड़ोगे, उसे टेबल पे रख दो, उसे वो टेबल पे रख दो। अब आपका हाथ तो नीचे की तरफ धक्का खा रहा था, लेकिन टेबल पे रखा तो टेबल तो नीचे की तरफ नहीं गया, यानी कि बुक तो वहीं की वहीं पे। तो जब आपने कोई बुक टेबल पे रखी तो बुक का जो भी वेट होगा आपको पता है वो कहां डाउनवर्ड लगता है, तभी तो आपका हाथ भी नीचे जा रहा था। तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, पर बुक तो नीचे नहीं जा रही, बुक तो टेबल टॉप पे ही बैठी है, वहीं की वहीं पर है, टेबल के ऊपर की ऊपर ही रहेगी, बुक तो डाउनवर्ड नहीं फॉल कर रही। इसका मतलब ये बुक मूव नहीं कर रही, यानी कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 होगा। तो दोस्तों इससे एक बात तो पता लगती है कि ये बॉडी नीचे नहीं जा रही ना, ये बॉडी ऊपर जा रही, ये बॉडी यहीं की यहीं पे है, यानी कि इस पे फोर्स 0 लग रहा होगा। लेकिन एक फोर्स तो ये नीचे लगा रही है, तो इस कायदे से तो उसको नीचे जाना था। इसका मतलब इसको नीचे से भी कोई चीज संभाल रही होगी, विच इज
टेबल के थ्रू रिएक्शन फोर्स। तो टेबल इस बुक पे रिएक्शन फोर्स लगा रहा है और ये बुक टेबल पे वेट लगा रही है। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है। दैट्स वाई यहां पर ये बुक मूव नहीं करेगी नीचे की तरफ। क्लियर? अब बात करें आगे तो दूसरा एग्जांपल देखो, वाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो चलते वक्त हम लोग अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देंगे। यानी कि वाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड वी एक्सर्ट अ फोर्स बाय आवर फीट टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का देंगे, पीछे की तरफ, जिससे क्या होगा, ग्राउंड हमें आगे की तरफ धक्का देगा। लाइक हम ऐसे चलते हैं ना, तो हम पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं और जिससे ग्राउंड हमें आगे की तरफ सेम मैग्नीट्यूड का धक्का यानी कि पुश कर रहा है, जिससे हम मूव कर पा रहे हैं फॉरवर्ड। यानी कि व्हाइल मूविंग ऑन द ग्राउंड वी एक्सर्ट अ फोर्स बाय आवर फीट टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड। तो चलते वक्त हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। द ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स, ग्राउंड हम पे फोर्स लगा रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, जिससे कि हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव कर पा रही है। तो हमारा वॉकिंग भी पॉसिबल किसके कारण है, एक्शन एंड रिएक्शन के कारण है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपको याद रखना है कि अगर एक्शन और रिएक्शन लग रहे हैं और दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ऐसे तो ये दोनों कट जाने चाहिए, फिर तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो दोस्तों कीप इन माइंड द एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। हम एक्शन करेंगे किसी बॉडी पर तो वो बॉडी हम पर रिएक्शन करेगी। यानी कि एक्शन अगर ए ने बी पर किया तो रिएक्शन बी ए पर कर रहा है। यानी कि एक्शन इज हैपनिंग ऑन डिफरेंट बॉडी एंड रिएक्शन इज हैपनिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। इसी चक्कर से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, अदरवाइज नथिंग विल बी पॉसिबल, है ना। चलना ही पॉसिबल नहीं हो पाता, हम चल नहीं पाते, क्योंकि हम अगर ग्राउंड पे ही फोर्स लगा रहे हैं और ग्राउंड अपने आप पे ही फोर्स लगा देता तो फिर हम कैसे पॉसिबली चल पाते। लेकिन हो क्या रहा, हमने ग्राउंड पर फोर्स लगाया और ग्राउंड ने हम पर फोर्स लगाया। तो हमने लगाया ग्राउंड पे पहला फोर्स एक्शन और ग्राउंड लगाया हम पर दूसरा रिएक्शन। तो मेरा लगा ग्राउंड पे फोर्स, तो फोर्स ऑन ग्राउंड, और ग्राउंड का फोर्स लगा मुझ पर, यानी कि एक्शन रिएक्शन हुआ लेकिन डिफरेंट बॉडी पे। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लॉ। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और ये तीन लॉ आपको समझ में आ गए होंगे। आई नो मैंने आपको इनर्शिया के बारे में एक छोटा सा ही आइडिया दिया है। अगर आपको इनर्शिया के बारे में और इन डेप्थ सारी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो कंप्लीट इनर्शिया पे लेके आऊँगा। तो ठीक है यंग माइंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद एन ऑल किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि हमने आज किया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वैसे ही कोई और कॉन्सेप्ट आपके बीच लेके आऊँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।